नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज आपकी सेवा में हाजिर हूं कामेड सोहन दास के साथ इंटरव्यू के साथ। सोहन दास जो लंबे समय से हरियाणा ज्ञान विज्ञान आंदोलन में सक्रिय हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समाज सुधार आंदोलन को समर्पित किया और एक पेशेवर क्रांतिकारी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर ताउम्र मजदूर, किसान, गरीबों की सेवा में और एक प्रकार से जो इनकलाब के लिए किए जाने वाले कार्य में जिन्होंने पूरा जीवन वक्फ किया है, आज उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी जो उनकी सांगठनिक भूमिका रही है और जिस दौर में वो आए उस दौर की जो सांगठनिक गतिविधियां रही उनके बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों से अपील है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये बातचीत है जो आज ये एक आपसी गुफ्तगू है, इसका कोई अकादमिक या कोई प्रशासनिक उपयोग या उद्देश्य नहीं है, ये एक बातचीत है ताकि लोग इससे प्रेरणा लें। तो सोहन दास जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है देहाती ट्रू फैक्ट चैनल पर। धन्यवाद। तो आज आपसे जानना चाहते जी, जैसे आप सबसे पहले एक बार आप अपने जन्म का बारे में, आपकी जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं। मेरा जो डॉक्यूमेंट है उनमें तो है 1 फरवरी 1965 का जन्म। आमतौर पर उस टाइम को रिकॉर्ड होता नहीं था, जो स्कूल में लिख दिया टीचर ने वो मतलब रिकॉर्ड की तरह। हो सकता है 1 साल कम हो ये उम्र मेरी जो लिखी गई है, मतलब इससे 1 साल बड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि जो बातचीत हुई थी परिवार में। मेरा गांव दनौदा है। दनौदा में मेरा जो परिवार है वो एक तरह से मजदूर ही लगाओ, मतलब मजदूरी करने वाला ही परिवार था। और हमारा जो जिस तरह की सामाजिक एक वो होती है, मतलब अलग तरह का परिवार था बाकी समाज से। हमारी जो बैकग्राउंड है वो ये जो एक तरह से सूफी संतों वाली बैकग्राउंड से है। स्वामी साध, हमारा गुरुद्वारा से भी एक तरह का रिलेशन है, और ये जो दूसरे ज्यादा से पाखंड इनसे दूरी थी एक तरह की। गुरु नानक की विचार को लेके परिवार इस तरह का था। तो कुछ चीजों से तो बचपन से ही छुटकारा मिल गया था एक तरह से। और उसके बाद गांव में ही पढ़े बड़े, मतलब स्कूल में जाने लगे तो एक तरह से बाल मजदूर की तरह जीवन बीता है। अच्छा। भाई जो थे खेती भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, दोनों तरह काम। भट्ठे पे काम करता था मेरा भाई एक, तो 4 बजे उठ के जाता था मैं उसके साथ। अच्छा। 2 शिफ्ट लगती थी दनौदा में, क्योंकि बड़ा गांव था, बच्चे ज्यादा थे। 12 बजे स्कूल लगता था हमारा, 11 बजे तक उसके साथ सारा काम करवाया के ईंट पथाई के रोज सारा, तो फिर स्कूल में जाते थे। तो इस तरह से जीवन की एक बाल मजदूर की तरह से शुरुआत हुई। बाद में क्योंकि परिवार में सबसे छोटा था मैं, 4 भाई मेरे से बड़े थे, वो सब काम लग गए थे, तो थोड़ी सी उस तरह की गरीबी नहीं रही। बाद में थोड़ी समृद्धि भी आई, मतलब मकान को ठीक ठाक बना लिए, गुजारा ठीक हो गया। लेकिन जब छोटे थे तो जब, क्योंकि फादर थे वो अकेले थे, मेरे दादा का फादर अकेला था, मेरा दादा भी अकेला था। उस टाइम थोड़ा सा संकट से परिवार था। बाद में ठीक ठाक एक तरह से गुजारा, जो आमतौर पर मजदूरों का गुजारा होता है उस हिसाब से ठीक मतलब गुजारा चल पड़ा था। आपके पिताजी का क्या नाम था जी? मेरे पिताजी का नाम था स्वरूप दास। और माता जी का? मेरी माता जी का नाम था सरबती। सरवती। दनौरी से थी वो। अच्छा। हाँ, दनौरी में भी 1-2 ही परिवार, ज्यादातर कुछ कुछ गाँव में, बहुत कम गाँव में हमारे इस तरह के परिवार, वो 1-1, 2-2 ही परिवार मिलेंगे ज्यादातर जगह। अच्छा, तो ये थे। तो इसमें जैसे आपका जन्म एक खेत मजदूर परिवार में, जिस पर कोई खेत की जमीनें नहीं थी, नहीं, कोई नौकरी की या कोई बैकग्राउंड नहीं थी, उस परिवार में अपना आंखें खोल ली। और तो आपके जो बचपन की स्मृतियां हैं, आप वो कोई बताना चाहते हो जी? जैसे आपने बताते हो कि आप एक मजदूर की तरह भी काम करया, या जैसे बचपन एक बच्चे का बीतता है, स्कूली जीवन है, या आपको जो शुरुआत में अध्यापक कैसे मिले, गांव का वातावरण, जो जैसे आपने 65, 64, 66 का जो जन्म है, और ये बातें आपकी 70, 71 तक का आपकी यादें जुड़ी होंगी बाद में। हमारा जब एक तरह से स्कूल में जाना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो
मुझे जो घटना याद है, एकदम सब बच्चे निकल गए थे स्कूल से। तो उस टाइम पॉलिटिकल समझ तो थी नहीं, बच्चे थे, तो यूं सुना था छात्र संघ आ रहा, छात्र संघ आ रहा। अच्छा। छात्र संघ बल्कि ऐसे बोलते थे। अच्छा। तो कांवड़ पृथ्वी का नेतृत्व में 70 में ये जो आंदोलन शुरू हुआ उसका स्कूलों तक प्रभाव था। अच्छा। वो 70 का दौर था। हाँ। लेकिन बाद में पता चला इस बात का कि वो मतलब कांवड़ कांवड़ पृथ्वी से पृथ्वी आए उस बात थे। का कि मेरा रिलेशन था। अच्छा। उस टाइम नहीं पता था। हाँ। और जिस दिन वहाँ मुख्यमंत्री थे वो उनको आना था, तो इस तरह का भी डर था। बहुत पुलिस आई हुई थी, मैं कभी बच्चे बगावत कर दे, विरोध आगे कर बोल दे। पड़ा, कभी विरोध बोल पड़ा। इस तरह की मेरी स्मृतियों में है चीज। अच्छा। हमारे टीचर जो थे वो इमरजेंसी का से पहले जो ट्रांसफर हुई थी थोक में, बंसीलाल ने की थी, सोनीपत के ज्यादा टीचर थे वहाँ। अच्छा। खासकर ये जो भटगांव से कई टीचर आए थे। अच्छा। बहुत अच्छी मेहनत करवाते थे। जैसे कोई अध्यापक को जैसे आपको याद हो मेरा जो शुरुआत इंचार्ज में? जो था वो अतर सिंह थे टीचर। वो हमारा जो मकान है अच्छा। उसके बैक में बनियों का मकान है। अच्छा। वो दीवार लगती है हमारे मकान का, चौबारा है उसका, छोटा गेट हमारा मकान की तरफ, वहीं रहते थे। तो अच्छा। मेरा उनके घर में भी आना जाना ज्यादा। वो एक जो स्टूडेंट होता है जो सबसे नजदीक टीचर अच्छा। का, वो मेरा उनके साथ रिलेशन था। मतलब मास्टर अतर सिंह से प्राइमरी आज में भी पढ़ते आपकी हुए, यादें हाँ, जुड़ी हैं। प्राइमरी में पढ़ते हुए। अच्छा। और भी राज सिंह थे जो दूसरे क्लासों को पढ़ाते थे, उनसे भी था मेरा वास्ता। क्योंकि हमारा जो 5वीं में जब हम थे 20 बच्चों का ग्रुप बनाया था। अच्छा जी। उसको सभी टीचर वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जो उसके लिए वजीफा देने के लिए जो तैयार किए गए। मेरे साथ दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब फार्म भरे गए तब पता चला कि 12 साल से 5-6 दिन मेरी एज ऊपर थी। तो अच्छा। इसलिए वजीफे के फॉर्म में नहीं भर सकता था, एलिजिबल नहीं हो पाए। एलिजिबल नहीं हुआ। वो सारी उम्र फिर दिमाग में रहा फिर उम्र की वजह से। अच्छा। और कुछ ऐसी चीजें भी कर देते थे, समझ नहीं थी। मतलब गलत काम भी, जैसे छठी में पढ़ते थे, तो छठी में पढ़ते थे, हमारे गांव का एक टीचर था वेद शर्मा, और सैंथली का इंचार्ज था वो। सैंथली की टीम में हमें ले गए, एक लड़का राजकिशन और एक मेरे को, दो को। सप्पा खड़ी टूर्नामेंट थी। अच्छा। पूरी टूर्नामेंट खेले आए, फाइनल में चले गए। जब फिर कहा भाई आप नहीं खेलोगे, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। अच्छा। इस तरह के गलत काम भी कर देते, समझ नहीं थी इस तरह खिलाते की। थे उस टाइम पे। और मेरा बचपन में ही 5वीं छठी में था जब कुंभा खेड़ा गुरुकुल जो था, वहाँ गुरुकुल में आना जाना था कई मित्रों के साथ, वहां जाते। तो आर्य समाज का प्रभाव इस दौर में थोड़ा सा रहा। ये बलदेव स्वामी थे, ये हमारे गांव में वो योगा वगैरह करवाते थे, कुछ आइटम करते थे हर साल। तो थोड़ा सा प्रभाव एक दौर आर्य समाज का भी रहा। उसकी वजह से शराब का, बीड़ी का, इन चीजों से दूरी रही एक तरह से। मूर्ति पूजा और पाखंड, इससे अवतारवाद कुछ से। तो पारिवारिक भी कारण थे पाखंड से, कुछ आर्य समाज के नजदीक आने से भी थोड़ा सा पाखंड से दूर रहे। अच्छा। ये अच्छा रहा। अच्छा, थोड़ा मैं एक दो बात और जोड़, जैसे आपका गांव है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है तनोदा, और जिस प्रकार से बिनैन खाप का भी मुख्य गांव है, और एक प्रकार से लंबे टाइम तक वो एक वैकल्पिक राजनीति या समाज सुधार आंदोलन का भी केंद्र रहा है। तो आपके गांव की जो एक बैकग्राउंड ये बताते हैं पर वहां जैसे वामपंथी आंदोलन का एक दौर था, उसकी जो एक पृष्ठभूमि है वो क्या थी जी, जिसमें हमारे बुजुर्ग जो थे गांव के कई, वो सीपीआई के प्रभाव में थे। छोटा दनौदा से भी कुछ लोग थे, बड़ा से भी कुछ लोग थे। वो जो आजादी के आंदोलन का जो दौर था पेप्सू का, और उससे उनके एक रिलेशन थे, मुजारा लहर जो हाँ, चली। उनका आना जाना था। तो थोड़ी सी इतना तो था, लेकिन ऐसा कोई एक्टिव नहीं था कि वो लीडर की तरह विकसित हुआ हो गांव से। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उस तरह से, मतलब कार्यकर्ता की तरह वो जाते थे, शामिल होते थे। इतना इस तरह की, इस लेवल के लोग थे। मूवमेंट में तो, लेफ्ट मूवमेंट में तो एक तरह से, उस तरह से तो मेरी पहली ही एंट्री थी। पहले आप एक विधिवत कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बने ना। एक जैसे वो एक बताते ना, सतीश के पिताजी, क्या नाम था उनका? टेकराम। वो सीपीआई में नहीं थे? हाँ, सीपीआई में। और भी कई लोग रहे सीपीआई में। लाला जी थे, बनारसी लाला जी था, वो अखबार भी उसके पास आता था। मुक्ति के थे ऐसे कुछ लोग, लेकिन वो उस तरह की लीडरशिप में नहीं रहे, कोई एक्सपोजर उनका इस तरह का हुआ। लेकिन वो विचार के लेवल पे उपस्थिति दर्ज थी। हाँ, लेफ्ट की ये पहचान थी गांव में कि ये भी हैं कोई लोग। अच्छा, उनकी मार्फत इतना तो था। ये था। अच्छा, दूसरी बात है, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, जैसे आपके जीवन से शुरुआती दौर में आपने देखा जो एक मजदूरों का जीवन का उत्पीड़न भी होता है ना, खासकर जाति का सवाल है, या फिर दूसरे सामाजिक दबाव हैं, या आर्थिक कारण भी होते हैं। आपने कुछ इस तरह का भी अनुभव करना पड़ा जी बचपन में, या कभी? बचपन में तो ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे जो परिवार था, मेरे परिवार की जो सोशल बैकग्राउंड थी, उसका बड़ा रिस्पेक्ट था। गांव में रिस्पेक्ट करते थे लोग। मतलब उस तरह से मेरा सीधा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे मित्रों के साथ हुआ।
उसको भुगता भी हमने। हमारे जब हमने DY5 बनाई 1985 में, हमारे जिला के ट्रेजरर थे, वो गांव के ही थे, गांव में पटवारी, वो बाहर से आया हुआ परिवार था। अच्छा जी। उसकी मैरिज का मसला है, 12 गांव इकट्ठे हो गए थे। बताओ भाई। और कोई खास कारण नहीं था, नानी का गोद मिलता था कहीं, जो दूसरे जो थे लोग उस बिरादरी के अंदर, तो उसमें हमने पोजीशन ली, उसकी शादी भी करवाई। लेकिन वो जो पूरी समाज का ढांचा जिस तरह का, उस टाइम चुनाव थे नजदीक पंचायत के, तो ज्यादातर पंचायती जो डोमिनेंस जिनका भी था गांव में, वो उन्हीं की तरफ खड़े हो गए, उनके ज्यादा वोट थे, उसका अकेला घर था। और बाद में देखो चेंज भी कैसे आता, 94 का जब चुनाव हुआ, पंचायती राज संशोधन के बाद पहला चुनाव, जिसको शादी होने पर इतराज था उन लोगों को, उसी को जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया। फाइट मारी वो, बताओ भाई, 40-50 वोटों से, उसके साथ पूरा जनसमूह था। हाँ, देखो तो ऐसा है समाज का ढांचा। अच्छा, थोड़ा एक दो बात और, जैसे फिर आप मतलब एक सूफी या एक जो एक प्रकार का सांस्कृतिक परिवार से फिर आर्य समाज में दीक्षित हुए, तो फिर आप जो ये सार्वजनिक जीवन है जैसे वामपंथी विचारधारा का, इसमें कैसे आए जी? वो क्या प्रक्रियाएं घटना रही? असल में मैं मैट्रिक करने के बाद कुछ दिन अम्बाड़ा रहा, कोर्ट में मुंशी के तौर पर मैंने काम किया एक वकील के पास। अच्छा जी। मेरे फूफा जी थे वहाँ, मेरे चाचा की, मतलब चाचा की जो बहन है उसके पति, वो नौकरी करते थे वहाँ अम्बाड़ा में। तो उन्होंने, उनके साथ में वहाँ 1 साल मैंने वकील के साथ काम किया वहाँ। और फिर मैं यहाँ आ गया नरवाना में। तो नरवाना में मेरे भाई जो थे वो पेंट का काम करते थे। मेरे भाई, एक भाई का दोस्त था उजाना से, एक्सपायर हो गया, एक मेरा मामा था, छोटा मामा। ये तीनों का ग्रुप था, बल्कि एक मटोर से थे, मेरे दादी थी मटोर की, उनका पोता। तो ये चारों पांचों जो थे आपस में रिश्तेदारी में थे, मतलब इनका ग्रुप था, इकट्ठे रहते थे सारे। उन्होंने ये जो कॉलेज है नरवाना का, इसके सामने बिजली बोर्ड की बिल्डिंग का रंग रोगन का ठेका दे रखा है। अच्छा। तो मैं, ये कॉलेज के सामने कैंटीन थी, कृष्ण जंगी थे कामरेड CPI के, अच्छा, वहां बैठते थे सब लोग, SFI वाले ये सब। अच्छा। ये रमेश सिंगला, प्रदीप मोर, इनका मेरा उस कैंटीन पर परिचय हुआ उनके साथ। अच्छा। क्योंकि मैं भी वहां रंग रोगन का वो काम करते थे, भाई वहीं ज्यादा टाइम लगाता था उनके पास, कभी काम कर लिया, कभी वहां आके बैठ गया, क्योंकि मैं छोटा था तो मेरे पर दबाव तो था नहीं, जितना काम बना कर लिया, बाकी वहां बैठ गया। तो वहां बैठते थे, तो उन सबसे परिचय हो गया। और 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो वहां पे 1-2 विद्यार्थी को भेजना था। अच्छा। तो कामड़ पृथ्वी आए थे वहां उनसे बात करने के लिए, उस टाइम फोन फान तो थे नहीं। तो उस कैंटीन में मेरी मुलाकात हुई कामड़ पृथ्वी से, उन्होंने मेरा परिचय लिया, पूछा कौन सी क्लास में, मैं तो पढ़ता नहीं वहां, यहाँ ये काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा आप यूथ में काम करो, फिर DY5 बनाओ। मुझे तो पता नहीं DY5 क्या है। तो उन्होंने मेरा पता सता ले लिया, और पाल को फिर उन्होंने कहा मैं भेजूंगा। अच्छा। तो फिर 84 लास्ट की तो बात है, दिसंबर की है, 85 में फरवरी या मार्च में फिर पाल आ गए थे दनौदा में। तो फिर हमने DY5 की शुरुआत की। इस तरीके से आप उसे ऐसे मोमेंट में जुड़ा। अच्छा, फिर आपने मतलब DY5 में 84-85 से लेकर 85 का जो सम्मेलन था टोहाना का, उसमें मैं शामिल हुआ था। राज्य सम्मेलन टोहाना में था। तो फिर उस दौर की जो आपकी DY5 की गतिविधियां थी, या जो युवाओं के बीच में जा रहे थे, उसके बारे में, उस दौर के जो आपने आंदोलनों में शिरकत करी, नेतृत्व दिया। और उस टाइम मैं, वो DY5 की शुरुआत थी उसी टाइम में कोथ गांव में हमने एक स्कूल शुरू कर लिया था। अच्छा, कोथ कला में महावीर दरोदी से है वो, बाद में कोऑपरेटिव बैंक में लग गए थे, वो SFI के प्रधान थे नरवाना के। उनने और मैंने दोनों ने मिलकर कोथ में स्कूल शुरू किया था। 1 साल में कोथ में रहा। अच्छा। वहीं से हर शनिवार एतवार को वहीं से जाते थे, और दिन भी जब टाइम निकलता दोपहर बाद निकल जाते साइकिल लेकर। तो 85 और 86 2 साल में हमने 13-14 यूनिटें DY5 की खड़ी कर ली थी। अच्छा। इसमें खरड़ है, डाबी है, रेवर है, नारायणगढ़ है, ये इधर के फरैन है, कड़ौदे, भीखेवाड़ा, यहाँ मतलब दनौदा, चारों तरफ दनौदा, सच्चा खेड़ा। तो ये 13-14 गाँव में हमने काम खड़ा कर लिया था। और इतना हमारा प्रभाव हो गया था कि 1987 का जब चुनाव हुआ, ये जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें सुनील चोपड़ा बुलाया था हमने, DY5 का नेता, युवा सम्मेलन किया था। अच्छा। शेखचंद की सपोर्ट में। अच्छा। तो 13-1400 युवा हमने उसमें शामिल कर बुला लिए थे। अच्छा। इतना प्रभाव उस इलाके में DY5 का हो गया।
और 86 का भी जो आंदोलन था कर्मचारियों का, एसकेएस का, उसमें बड़ा रोल था डीवाईएफआई एसएफआई का। अच्छा। बल्कि जो पहली हड़ताल हुई, वो उस हड़ताल में क्या हुआ कि कर्मचारी सारे अरेस्ट कर लिए सुबह, जब वो रोडवेज में गए बसों को रोकने के लिए। तो हम जब वो गए तो पता चला कि सारे अरेस्ट कर लिए। तो हमने योजना बनाई, हम 35-40 लोग थे डीवाईएफआई एसएफआई के, एक बस में बैठ गए। वो बस कैथल थी, तो जैसे डाकल पहुंची हमने वो रुकवा ली। अच्छा। रुकवा कर वो टेढ़ी कर दी, ऐसी पूरा रोड जाम हो गया। और हम वहां से नरवाना की तरफ, ये जब रोड बन रहा जो डाकल नरवाना रोड, गमा था उस टाइम, ये गमा में निकल ली, इसमें को चल दिए हम। तो पता तो चलना ही था, जो रोड जाम हो गया नरवाना तक, तो पुलिस गई साइड को। उन लोगों ने बताया कि यहाँ को गए हैं 40-50 थे, बालक के कहते हैं मतलब लोग। तो उधर को पुलिस आ गई, एक 4 व्हीलर पुलिस का आगे से आ गया, एक पीछे से आ गया। अच्छा। तो जोड़ है ये कॉलेज के बैक में। तो जैसे हमने आवाज से सुनी पुलिस की, भाग दे आ रहे थे, तो हम भाग गिलो सारे भाई। तो हम भाग के कॉलेज में कूद गए। तो कॉलेज में बरसीन थी बड़ी बड़ी, उसमें पानी भर रखा था, उसके मैं को सारे। और ये कॉलेज का लगता ही जो है स्टेडियम, ये उस टाइम स्टेडियम तो नहीं है, ग्राउंड था कॉलेज का। तो इसमें टूर्नामेंट हो रही थी, पता नहीं क्या की। तो उसमें बढ़ गए हम सारे, चुके देखने लग गए। उन्होंने 2 आदमियों की पहचान कर ली। एक तो राजेंद्र जो प्रधान था हमारा ब्लॉक का, सच्चा खेड़ा, इसकी सेहत की न्यारी पहचान होगी, मोटा था, और कुर्ता भी ऐसा पहना था जिसकी बंगाली अलग पहचान होगी। एक वो जो मैं बताया था जिसकी शादी का मामला, वो सेक्रेटरी था ब्लॉक का, उसका लाल कमीज था, वो जो मैंने लोड़ा पहचान मावा था। दोनों पकड़ लिए, प्रधान सेक्रेटरी। इनको पुलिस पकड़ के लेगी। तो जाने के बाद हमने पता चला भाई दोनों पकड़े गए, तो देख तो लिए थे लोगों ने, फिर हमने इकट्ठे करे सारे। फिर कर्मचारी जो बाहर थे उस दिन अरेस्ट नहीं हुए थे, उनको संपर्क कराया, 400-500 लोग इकट्ठे हो गए। फिर थाना का घेराव करके इनको छुटा के ले आए। मुकदमे वगैरह नहीं, मुकदमे हमने कागज लिख रखे थे, पढ़वाए हमने, फिर थाना घेराव करके। ये भी बड़ी तो एक डीवाईएफआई एक तरह से ऐसी उसकी मतलब पहचान थी नरवाना के इलाके में। और जिसकी वजह से ये जो नरवाना की लाइब्रेरी भी है, ये जगह हमें मिल पाई प्रशासन ने, उसकी हमारी पहचान काम की। और इसमें टेकचंद की सपोर्ट, मतलब जो सामाजिक कार्य किए गए डीवाईएफआई के बैनर, उसकी पहचान भी थी। और टेकचंद की सपोर्ट भी हमारे साथ थी। टेकचंद ने उसमें रोल प्ले करा। टेकचंद जो था, जब चुनाव होता था कॉलेज का, उसमें लगातार 86 में भी 87 में भी दोनों बार एसएफआई के प्रधान बने कॉलेज में। और दोनों चुनाव में रघुवीर जो अब प्रधान है नैन का आपके, इनको हराया। अच्छा, एसएफआई के कैंडिडेट ने रघुवीर, तो वो हमारे साथ रहता था टेकचंद चुनाव में, क्योंकि सुरजेवाला दूसरे को सपोर्ट करता था, टेकचंद हमारे साथ होता था। वो आपके साथ, तो ये एक तरह से उनका भी हमें सहयोग। अशोक बने थे प्रेसिडेंट ना, एक बार प्रदीप मोर बना, एक बार रमेश प्रदीप गुप्ता बना। प्रदीप गुप्ता, प्रदीप मोर, ये 2 बने। हाँ, 2 बने। पहली बार प्रदीप गुप्ता, दूसरी बार प्रदीप मोर। अच्छा। तो ये जो आपकी उस दौर की जो दहेज विरोधी सम्मेलन थे, या एक खेलों की संस्कृति का सवाल, एक बार तो पहला तो जो असल में सम्मेलन था ना, वो हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया था, दनौदा में जो 85 में हुआ, वो खापों ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। नैन खाप उसमें ऑर्गेनाइजर थी। और हमारे मूवमेंट के जो लोग थे वो सब जगह था इसमें। अच्छा। गोरखपुर की पंचायत से कृष्ण स्वरूप आ रहा था, दाड़न खाप से फूल सिंह आ रहा था। अच्छा। तो उधर से मैम तो बीसी से उमेद सिंह आ रहा था। अच्छा। तो उसमें पार्टी ने रणनीतिक तरीके से दहेज के सवाल को उठाने के लिए पहली बार खापों के अंदर ऐसे शामिल होकर इंटरवीन किया था। हाँ। और वहां सौभाग्य को या कैसे अवसर भी मिलते हैं। हाँ। हमारी जो खाप थी 52 खाप, उसकी तरफ से मुझे बोलने का मौका मिला। मतलब उसमें जो टेकराम प्रधान थे, उन्होंने कहा कि आप बोलो। उनको उनसे मेरा थोड़ा सा ठीक था रिलेशन। पृथ्वी का भी आना जाना था उनके पास, उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा सम्मानित व्यक्ति रहे। बिल्कुल, उन्होंने मेरे को वहां बोलने का अवसर दिया, तो उसे पहचान भी हुई गाँव में। और दहेज के ऊपर एक समझ तो थी। उसका असर ये भी रहा, जब हमने शादी कराई तो पोजीशन भी लेनी पड़ी, फिर लेनी। अपना दहेज भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, बिना दहेज की शादी। हमने अपने लड़की की शादी में भी नहीं लिया दिया, खुद की में भी नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, जो कुर्तियों के खिलाफ लड़ते हैं। और मेरी जो शादी भी हुई उसमें वो कुल 5000 रुपए खर्च हुआ था। मतलब सादगी पूर्ण सादगी से शादी हुई थी। कोई बारात पर खर्च नहीं आया, केवल खाना खाना था बस, बाकी और को खर्च नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो दौर है जी, जैसे मैं थोड़ा समझा, आपका जो दौर है सार्वजनिक जीवन का, जो ये
80 के दौर के बाद और फिर जो 90 का दौर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बदलावों का दौर था। बिल्कुल। मतलब बड़े मूलगामी बदलाव हो रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे भी। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, अमेरिकन नेतृत्व, सोवियत यूनियनों को समाजवादी धड़े के खिलाफ मूलगामी था। और नेशनल लेवल पे भी आप देखो, कांग्रेस का कमजोर होने का एक दौर था, और सांप्रदायिक राजनीति के भी उठान का एक ये दौर है, और मंडल और कमंडल की राजनीतियां शुरू हुई। तो वो जो एक बड़ा, मतलब उन्होंने कहा हलचल भरा दौर रहा है ये, जो यहाँ आरक्षण के नाम पर पाड़े बंदिया, जातिगत ध्रुवीकरण हुए। तो ये जो पूरे बदलाव का जो दौर था, हरित क्रांति के बाद की जो दौर था, तो इसके अंदर जो वैचारिक कशमकश है, जैसे कोई भी एक विचार के तौर पर तैयार होता है, वो एक दिन में नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी। तो जैसे आपके अंदर भी जो वैचारिक सवाल उठे, या जो आपने किताबें पढ़ी, जो लेखक हुए, तो आपके विचार के निर्माण का जो पर्यावरण रहा है, या जो उसके बारे में बताएं थोड़ा। उसमें जो मैं समझता हूँ, जो मुख्य मेरे को अवसर मिला, नरवाना में डॉक्टर ये के नाम, ये बलबीर राठी प्रिंसिपल थे नरवाना कॉलेज के, डॉक्टर बलबीर सिंह राठी। उनकी पहलकदमी पे वहां गोष्ठी होती थी। अच्छा। डॉक्टर ग्रेवाल आते थे कुरुक्षेत्र से, ट्रेन में शाम को आते, सुबह निकल जाते उल्टे। अच्छा। वहां पूरी रात डिस्कशन होता था, जिसमें फिर बाद में ब्रह्मदत्त भी आ गए थे प्रोफेसर, वो रोहतक से ट्रांसफर हो गया। ये था भूषण है क्या, अभी पूरा मेरा नाम नहीं याद, टीचर थे, तेलू राम थे, ये सुरेड़ा वाले, एक ऐसा ग्रुप था वहाँ जो संगोष्ठियां करते थे। जलेश की देखो। जलेश तो नहीं था, भगत सिंह विचार मंच था नरवाना का। अच्छा, वो जलेश का हिस्सा लगा उसको एक तरह से, क्योंकि सांस्कृतिक मंच बना था 85 में, 85 में नहीं 80 के दशक में। तो वो उसकी अलग अलग जगह पे इस तरह के अलग अलग नाम रखे थे, कहीं किसी नाम से मंच, कहीं किसी नाम से। तो भगत सिंह विचार मंच था नरवाना में, उसकी गोष्ठियों में लगातार मैं शामिल होता था। मेरे ख्याल सबसे छोटी उम्र का मैं ही होता था उसमें। अच्छा। हालांकि मैं ना लिखता था, ना मैं कविता पढ़ता था, लेकिन वो वैचारिक विमर्श में शामिल होता था। अच्छा। तो उससे धीरे धीरे एक तरह से समझ विकसित हुई, और फिर बाद में तो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा, फिर हर तरह का, प्रेमचंद को, गोरकी को, ये राहुल करत्यान को, मतलब जितने भी जो ऐसे प्रोग्रेसिव लेखक हैं। फिर तो इतनी जितनी किताब मिली उतनी पढ़ी, मतलब खूब, उससे थोड़ा फिर विकास भी हुआ धीरे धीरे। तो ये अध्ययन का जो दौर, अध्ययन का काफी थी उस टाइम हैबिट, किताब रखने की, बेचने की, पढ़ने की हैबिट थी। अब धीरे धीरे ये मोबाइल आने से कमजोर हुआ है ये मामला। अच्छा, थोड़ा हमें एक और बात सुन, जैसे उस दौर में अपना बाद के दौर में साक्षरता आंदोलन में भी काम किया, और एक प्रकार से पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे, मतलब। और आप बता रहे थे पारिवारिक वातावरण का हिसाब था, जैसे आमतौर पर सर्विस की जाओ या दो पैसों की आमदनी हो, आमतौर पर इसकी तरफ रुझान रहता, और आपने ऐसा जीवन जिया जिस पर चल के कम से कम पैसे नहीं कमाए जा सकते। तो वो जो आप उस फैसले पे तरफ गए, इसका बड़ा कारण क्या था? मैंने पूरे तौर पर कुल वक्ती कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। असल में को जब निर्णय लेते हुए तो ऐसी समझ नहीं थी। अच्छा। मतलब ऑल टाइमर कैसा होता है, क्या जीवन होता है, ये समझ नहीं थी। कंवर प्रकाश यहाँ जिला के सेक्रेटरी थे, वो उनको रिपोर्ट थी कि वो यूथ में एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि तो आना जाना तो रहता था फिर, और जिला के कार्यक्रम तो दिन में होते थे। तो मैं उस टाइम 85 के अंदर जब कोच था, तो कोच कंवर प्रकाश गए। अच्छा। उन्होंने जाके बात करी कि हम आपको ऑल टाइमर बनाना चाहते हैं। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था ऑल टाइमर का मतलब क्या है। तो मैंने बताया भाई क्या करना है, उन्होंने कहा पूरा टाइम यही काम करना है। मैं तो अभी भी काम करता हूँ। बोला ना, अब तो स्कूल की जिम्मेवारी साथ में आप पे, फिर फ्री हो जाओगे, पूरा काम यूं करना है। तो मैंने बताया फिर काम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा आपको भेज देंगे मिनिमम। उस टाइम स्कूल से मेरे को 500 रुपए शायद मिलते थे, मेरे को ध्यान में। मतलब क्योंकि हमारा 2 आएगा तो जो फीस पास आती थी उसमें इतने पड़ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कितने लेते हो? 500 रुपए। बोले हम 300 रुपए देंगे आपको। अच्छा, 300 रुपए महीना? हाँ, वो 200 कटौती करके बताओ मंजूर है? मैं मेरे लिए तो कोई ये 200 भी नहीं, को 100 भी नहीं, मेरी जरूरत नहीं अभी कुछ खर्चे की। तो किराया भाड़ा तो जरूरतें हैं आना जाना में, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये भी अभी शुरुआत में देंगे हम, फिर आप बाद में आपको जुटाने हैं। अच्छा, मतलब चंदा भी आप देने का? वो तो मूवमेंट विकसित होता है तो उसके अंदर से जुटाए जाते हैं। तो मैं कोई विचार नहीं किया उसमें, मैं ठीक है काम करना है तो आप कहो तो बन जाएंगे ऑल टाइम। तो इस तरह से ऑल टाइमर बना था मैं। अच्छा। और फिर नरवाना में मतलब बिना मूवमेंट होते हुए हमने ऑफिस चलाया। बताओ, वाईफाई का कह लो उसको, चाहे पार्टी का कह लो, लंबे टाइम तक ऑफिस चलाया नरवाना में। ये जो पार्क है नरवाना का, नेहरू पार्क, इसके सामने एक दुकान थी, उस किराए पे ले गए। और कभी वो घाटा में नहीं रहा हमारा ऑफिस की, को कभी संकट नहीं आया,
कभी मेरी वेज का संकट नहीं आया, कभी मैंने जिला से नहीं कहा मेरी वेज दो। संसाधन जुटाते हुए राज्य पे भी जो कोटा होता था हमेशा देते थे, बड़े बड़े आयोजन भी करवाए, नरवाना में भी, जींद में भी, कभी प्रॉब्लम नहीं आई, लोगों का सहयोग पूरा मिलता था। मतलब जो नरवाना के इलाके में आप गए जैसे उस दौर में लोगों के बीच में, तो कोई खास यादें या लोगों के बीच में उस दौर में गए आपके अनुभव, जैसे आमतौर पर लोग ये नहीं कह देते हैं, आज भी झिझकते हैं लोग, लोगों के बीच में जाने का सवाल मेरा आता जो है। था जहां भी गया मैं, मतलब जो साथी थे जो मुझे मिले, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मतलब आज भी जिन जिन गांव में मेरा आना जाना रहा, याद करते हैं साथी, जब भी मिल जाते हैं उलाना देते हैं, सारे आते नहीं। जैसे डाबी टैक्सिंग में है, डाबी टैक्सिंग में मैं डीवाईफाई के टाइम पे भी मेरा खूब आना जाना था, क्योंकि रमेश का परिवार जो हमारा वहाँ का सेक्रेटरी था ब्लॉक का, उस पहले उसके पटवारी थे फादर, वो डाबी रहते थे, फिर उनकी ट्रांसफर खरड़ हो गई थी, फिर वो धनौदा आ गए थे, धनौदा से ही गए थे पहले। तो डाबी में उसके पास भी मेरा आना जाना रहता था डीवाईफाई का। फिर बाद में जब लिटरेसी शुरू हुई तो उस टाइम भी मैंने उस इलाके में काम किया, जिसमें ये रेवर, पदार्थ खेड़ा, गढ़ी, पिपड़ था, डाबी, सीधा, इन गांवों में ये रहा। मैं इन गांवों के सैकड़ों लोग में मुझे आज भी मतलब याद करते हैं, जब भी मिलते हैं, कभी आओ आओ उलाने देते रहते हैं। तो लोगों का बड़ा प्यार मिला। मुझे ऐसी दिक्कत कहीं नहीं आई, वे आप कहाँ रुकोगे, कहाँ खाना खाओगे, तो किसके घर में जाना है, मतलब ना कहने जाना वाला है, ये आप दिक्कत जितने है। लोगों के बीच में गए, लोगों ने हाँ, स्वागत किया, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत सामाजिक किया, कार्यों में भी, प्यार, गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ बहुत कर। प्यार दिया लोगों ने। खैर खासकर लिटरेसी के जो यादें हैं वो तो दिमाग में जब आती हैं तो मतलब फलीभूत कर देती हैं। अच्छा, एक बात और कह रहा था, जैसे आपके दौर में दो चीजें मैं भी, मतलब 2004 के बाद नरवाना माना जाना, जब से ज्ञान विज्ञान आंदोलन और दूसरे संगठनों में काम कराया, दो पुस्तकालय नरवाना लाइब्रेरी शहीद भगत सिंह उद्यान के अंदर और शहीद चंद्रशेखर आजाद पुस्तकालय धनौदा, इनको निर्माण में, इनको संचालन में आप बड़े शामिल रहे। और हरियाणा में एक उदाहरण स्थापित हुआ इन दो लाइब्रेरियों का, खासकर इतनी कंटिन्यूटी से जो लगातार भगत सिंह का स्मृति दिवस पर, जन्मदिन पर 25वीं वो मना रहे हैं, सिल्वर जुबली जैसे। और धनौदा में भी आपका एक जो ज्ञान विज्ञान आंदोलन का वर्क रहा, इनका स्थापना में आपका रोल रहा, इसके बारे में थोड़ा बताएं जी। जैसे केंद्र कैसे विकसित कर रहा है हरियाणा जैसा समाज में, जहाँ कोई महत्व नहीं दिया जाता पुस्तकों को, या ये भी कोई एजेंडा पे नहीं था समाज के। देखो मतलब रोल तो मेरा रहा है, लेकिन ये मेरा अकेला का रोल नहीं है, इसमें टीम वर्क है। नरवाना के अंदर जो कर्मचारी मूवमेंट था, खासकर मास्टर जगदीश जी थे, उन्होंने बहुत लोग तैयार किए मूवमेंट में। उन्होंने वो एजुकेशन वही करते थे, नया कैडर जो आता था। और फिर लिटरेसी जब चली, लिटरेसी जो लोग निकल के आए, पूरी टीम खड़ी होगी, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा हमने। हालांकि प्लाट तो 86 में लिया गया था, ये 14 साल तक तो प्लाट यूं पड़ा रहा। अच्छा जी, 86 से 2000 बंदा करके उसकी वो भर देते थे फीस, पास नीम नाम पर इतना कर पाए थे। लिटरेसी के बाद हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि इस काम को हम कर सकते हैं। अच्छा, नया कैडर निकल के आया। और एक 86 में कर्मचारी आंदोलन चला। कर्मचारी आंदोलन की भी ऊर्जा थी, लिटरेसी का भी प्रभाव था। इन दोनों चीजों को मिलाकर हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि इस काम को हम कर सकते हैं। उस टाइम भी लेकिन डीवाईफाई की अकेले की ताकत नहीं थी वो इसको कर पाएगी, क्यों मैं डीवाईफाई का जिला सेक्रेटरी था, इसलिए पहलकदमी तो मेरी कुदरती बनती थी। लेकिन पूरे मोमेंट के अंदर एक समझ बनी कि सब लोगों को शामिल करते हुए, कर्मचारियों को, अध्यापकों को, पुलिस टीचर को, विद्यार्थियों को, किसानों को, सबको मिला के कोई ऐसी निर्माण समिति बनाई जाए, ये समझ बनी मूवमेंट के अंदर। वो निर्माण समिति ने बड़ी मेहनत करके फिर बिल्डिंग को खड़ा किया। और 27 सितंबर 2000 को इसका उद्घाटन हुआ था लाइब्रेरी का, जिसमें जगमोहन जो है भगत सिंह के भांजे, वो चीफ गेस्ट थे, और डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रेवाल थे, वो वक्ता थे मुख्य, उनकी अध्यक्षता थी। अच्छा, तो 2000 से लेके 25 साल तक ये लगातार ये संचालन समिति चला रही। मैं कोई ये नहीं मेरा कि मैं सुनना रोल, उसका हिस्सा हूं मैं भी, बल्कि जीन शिफ्ट होने के बाद तो मैं, मेरा कम रोल है वहाँ पे चलाने में। बाकी जो वहाँ के स्थानीय साथी वो उनकी मेहनत है। तो और धनौदा में भी जो लाइब्रेरी का, धनौदा की भी हमारी इसी लाइब्रेरी की प्रेरणा थी। बल्कि धनौदा से पहले तो हमने नारनौंद में लाइब्रेरी बनाई। नारनौंद में पहले बनाई? नारनौंद में इसलिए बनाई कि क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ 100 गर्ग थे। अच्छा, 100 गर्ग उस टाइम LIC में थे, हमारी डीवाईफाई के वो थे, एक्टिविस्ट भी थे, LIC में नौकरी करते हुए। वो कैशियर बनाए थे हमने इस लाइब्रेरी के, जो भी चंदा करते थे वो अशोक के पास रखते। तो अशोक बाद मैसेज करके वो आ गए, 80 SDM आ गए।
तो हमें ये अवसर मिला कि अभी तो 80 है एसडीएम है। तो यहाँ पे असल में एचजीवीएस का निर्माण नहीं हुआ था हिसार वालों से। तो यहाँ टीचर का अच्छा ग्रुप था। इसमें मास्टर भरत सिंह, मास्टर बलवीर, मास्टर राम कुमार, महिला थी वो बाद में एमसी भी बनी थी, मैं अभी नाम भूल गया, बिमला, और कई ऐसे पूरा टीम थी टीचर की। वो आए जींद, उन्होंने कहा जी हिसार वाला से तो हमारा तालमेल नहीं, दूर भी पड़ता है, जींद में काम भी अच्छा है, आप मेहनत भी करते होगा, आप हमने जींद के साथ जोड़ लो। तो जींद ने वहां पे काम शुरू किया, नारनौंद में अच्छी टीम थी, वो काम शुरू हो गया। राजेंद्र मास्टर थे कागसर, राजेंद्र मास्टर कागसर, युवा तो सबसे राजेंद्र ही था उनमें, बाकी तो सब बुजुर्ग थे। वो वही अभी अगुवाई करा वहां पे। तो हमने बात करी शौक से, इस तरह से अपन नरवाना में तो एसडीएम की मेहरबानी थी, तो आप खुद एसडीएम हो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक, प्रयास करो, मैं मेरी भूमिका जो होगी करेगा। सबसे पहले हमने बिमला को तैयार किया, वो रिटायर हो गई थी, उसको चुनाव लड़ाया, एमसी बन गई वो, उसकी मार्फत सारे एमसी की मीटिंग की, उनमें प्रस्ताव तैयार किया, अगला काम सोगर का था। तो उसने जमीन अलॉट कराई, जमीन अलॉट करा, आज भी चल रही है वो लाइब्रेरी। हाँ वो लाइब्रेरी चलती है, वहाँ बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, और वो कुछ एक्टिविटी और भी होती रहती है। उसका संचालन कौन करता है आज भी जी? वो एचजीवीसी करती है, नारनौंद की जो ज्ञान विज्ञान समिति वही करती है। अच्छा, ये भी अच्छा। एक दो जैसे आप साक्षरता, फिर हमारा दनौदा का तो फिर यूं है बना एजेंडा असल में, क्योंकि दनौदा की लाइब्रेरी 20 साल चली स्कूल के अंदर, और स्कूल की जो भर्ती होगी बाहर रोड पर, वो नीचे आ गया वो काफी, कुर्सी दब गई। हाँ, तो जब हमने चर्चा करी वहाँ यूनिट में बैठ कर, दनौदा की यूनिट में, भाई इसको दोबारा रिन्यूएशन का कोई इसका प्रोग्राम बनाए, तो उस टाइम हमारी समझ ये बनेगी, ख्याल किया, क्योंकि एसडीएम रहे थे नरवाना लिटरेसी के टाइम पे, वो डीसी आ गए थे यहाँ, ख्याल से परिचय भी है, ग्रांट भी मिल सकती है। तो हमने वो लिख कर ना वहां दे दिया, तो उन्होंने 5 लाख की ग्रांट मंजूर कर दी। जब वो बिल्डिंग बनाने की बात आई दोबारा से, तो एक कॉमन सहमति से बन गई, स्कूल का मामला कल ना विवाद ना हो जाए, स्कूल से बाहर बना लो, बाहर जगह है चबूतरा वाला, इसमें बना लो कॉर्नर पे। तो बाहर बन गई वो हम उस टाइम समझ नहीं पाए क्या रणनीति इसके पीछे थी, कुछ लोगों की रणनीति पैसे लग तो इसको थोड़ा सा अलग निकालो स्कूल से, तो फिर क्या करेंगे, तो चबूतरे की जगह थी। तो बनने के बाद वो सत्ता बदल गई, और उसमें सीएम तक शामिल थे एक तरह से। जींद के डीसी को उन्होंने बाकायदा गाइड करके उद्घाटन तय करा दिया, नाम बदल दिया, सब कुछ ऐसे फंड किए उन्होंने। हस्तक्षेप भी हुआ उसमें, हम लोग एक विवाद ऐसा बन गया, विवाद में मतलब हमने वो कुल मिला के निर्णय लेना पड़ा, इसको छोड़ो, हम अपने दम पर बनाएंगे। मतलब एक ऐसा ग्रुप, कुछ सांप्रदायिक या कुछ तथाकथित चला नहीं, उनको ये लग गया भाई प्रोग्रेसिव मूवमेंट का सेंटर बनने जा रहा है, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो कामयाब हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा ये भी कंसिडर और रिकॉग्नाइज होता है जी, आपका काम दर्ज था गांव में, जब आपके खिलाफ जब अगर लोग, वो प्रमाणित भी हुआ काम। बाद में ये जब हमने 4 पेज का फोल्डर छापा 2000, डोर टू डोर हमने उसको बांटा, भाई ये हुआ, ऐसे लाइब्रेरी बनी थी, ऐसे इसमें किया गया, तो अगला क्या स्टेप हो। तो जब जिन लोगों ने फोल्डर पढ़ा उनके हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, उन्होंने कहा क्यों मतलब इसमें आप सिर्फ फंसा हो, आप पांव लेकर खड़े हो, हम आपके साथ हैं, अपनी जमीन खरीदो और बिल्डिंग बनाओ, हम मदद करेंगे। तो जब हमने निर्णय लिया, फिर हमने प्लॉट खरीद कर, जब रसीद छपवा कर, उसकी निर्माण समिति बनाकर, जिसका मैं सेक्रेटरी था और सतीश उसका प्रधान था, और चांद बहादुर कैशियर थे, और जयवंती जो रिटायर आई है वो अध्यक्ष थी उस निर्माण समिति की। तो हम रसीद छपवा के निकले, तो कोई दिक्कत नहीं आई, हमने बिल्डिंग बना दी एक साथ, हम लोग बनाई वहां, बाद भी जो चल रही है। दूसरा उस टाइम भी जब हमने वहां जिला परिषद का चुनाव लड़ा, पार्टी सिंबल पर चुनाव था, उसमें प्रमाणित हुआ कि हमारे साथ लोग खड़े हैं, जीतते हो, क्योंकि हमने तो लंबे टाइम तक वहां जो ऐसे काम किए, जैसे आंखों का कैंप लगाया लगातार 10 साल, तो 1000 से ज्यादा लोगों की आंख बनवाई हमने, वो फैमिली सीधी सीधी हमारे साथ खड़ी हुई। सही। अच्छा, थोड़ा एक दो बात, जैसे साक्षरता अभियान जो चलाया आप तो शुरू से लेकर जमा आखिर तक रहे, उसकी थोड़ा बताओ आप, साक्षरता का क्या अनुभव रहे। क्योंकि साक्षरता अभियान जब चला कि इसकी 90 में जब जत्थे चले थे पहले, 1 महीना 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, तो जींद में डॉक्टर दयानंद मलिक आए थे रोहतक यूनिवर्सिटी से, जाट कॉलेज में ज्वाइन किया था इन्हें, तो इनका कोई परिचय था नहीं जींद में, तो इन्होंने कहा भाई मूवमेंट से, डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुझे कुछ सहयोग की जरूरत है। तो 4 बंदों का तय हुआ था, फील्ड में तो मेरा ही परिचय था अकेला का, भाई सोहनदास रहेगा लगातार इनके साथ 90 का जत्थे में। जाट कॉलेज के विद्यार्थी जिनका नाटक तैयार हुआ था, महावीर
बीबी प्रकार, इस तरह के थे ये कई डॉक्टर कलाकार। दयानंद मलिक जेडएसएस के जिला साक्षरता समिति के और कन्वीनर थे। साक्षरता समिति तो बाद में बनी है। अच्छा। उस टाइम तो ये एक तरह से वहां स्टेट से इनको डिप्यूट किया गया था, भाई जींद में जब आप चलाओगे। सर्च की ओर से। नहीं, सरस भी बाद में बनी है, सरस तो 95 में बनी है। अच्छा, ज्ञान विज्ञान ज्ञान आंदोलन। विज्ञान आंदोलन की तरफ से तय हुआ था भी इन जिलों में जत्थे चलने हैं। अच्छा, वो पानीपत में जत्था चला, जींद में चला, हिसार में चला, सिरसा में, भिवानी तो ये तो में। रोहतक एमडीयू में परिचय हुआ है डॉक्टर दयानंद का। हाँ, ये एमडीयू से आए थे। अच्छा, उड़े के वहाँ साथ ये ही। क्लरिकल की जॉब पे थे, क्लरिकल की जॉब करते हुए इन्होंने पीएचडी कर ली थी। अच्छा, तो इनकी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग जाट कॉलेज में हुई जाट थी। कॉलेज में हुई, ये था। तो थोड़े दिन हुए थे इनको यहाँ आए, आते ही इनका हमारे से परिचय हो गया था। डॉक्टर दैया ने हमारा पता दे दिया था, सोनदास और ये लोग डीवाईफाई में, तो मूवमेंट के और तो लोगों चार आप हो गए डॉक्टर मैं दयानंद। था, डॉक्टर दयानंद और डॉक्टर गुरिंदर तुड़, आजकल कनाडा में है। गुरिंदर तुड़, वो दनौदा में वेटरनरी सर्जन थे। अच्छा, वो विद्यार्थी नेता रहे थे एसएफआई में। अच्छा। और फिर डॉक्टर की जो वेटरनरी सर्जन की एसोसिएशन बनाई, उसके अध्यक्ष भी रहे हरियाणा। अच्छा, वाह जी वाह। वो दनौदा में थे। तो हम दोनों तो वहां से हो गए थे। तीसरा था करमवीर मास्टर, ड्राइंग मास्टर कोतवाड़े। हाँ, इनको हमने रिलीव करा लिया था 1 महीने के लिए। अच्छा। ये 4 लोग हम जत्थे के साथ थे, बाकी कलाकार थे। तो सैंथली से हमने शुरू किया था, दनौदा से शुरू करना था। ये था बड़ा गांव है, कलाकार एकदम झिझक ना दे, सैंथली से शुरू करते हैं। अच्छा, ये थी। तो फिर दनौदा में, फिर जितने गांव में गए उसमें आधे गांव लगभग ऐसे थे जहाँ डीवाईफाई की नीट थी। अच्छा, जत्थे को हमने इसलिए भी किया था। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो साक्षरता आंदोलन जो चला बेहतरीन, उसके पीछे जो डीवाईफाई का काम था उसका बड़ा रोल था, उसकी पृष्ठभूमि का उसका बड़ा रोल था साक्षरता। तो फिर उसके बाद जब ये परियोजना लेने की बात आई, सबसे पहले पानीपत को चुना गया। हाँ, ये पानीपत से शुरू करेंगे, छोटा जिला है। और पानीपत में फिर पूरे राज्य भर से लोग गए। उसमें 3 बंदे डीवाईफाई से तय किए थे। अच्छा, वो कौन कौन? उसमें मेरा नाम भी था। उसमें रमेश जो हिसार जिला के सेक्रेटरी थे, और राजपाल दैया सोनीपत जिला के सेक्रेटरी थे। मैं जींद का सेक्रेटरी था। अच्छा। तो मेरा जब यहाँ मूवमेंट में बातचीत की गई, मना कर दिया भाई, बात नहीं बनेगी, यहाँ जरूरत है ज्यादा। अच्छा, तो हाँ, वो 2 बंदे वो भेज दिए थे लिटरेसी में। हाँ। लेकिन फिर पानीपत के अभियान के बाद जब सेकंड फेज आया तो फिर जींद को भी सिलेक्ट किया गया। अच्छा। हालांकि जींद में पहले उचाना ब्लॉक जो है वो पायलट लेकर काम किया गया था। अपने आत्मनिर्भर तरीके तो उचाना को शुरू किया आत्मनिर्भर तरीके से, कह सकते हैं। पहले उचाना शुरू हुआ। हाँ, बिना प्रोजेक्ट उचाना में काम किया। फिर उसके बाद परियोजना ली गई। तो उस टाइम समझ ये बन गई थी, पहले तो बीजीवीएस थी, सीधी सीधी परियोजना है। फिर ये होगी थी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बीजीवीएस के नाम से, इसलिए जेडएसएस बना दो। तो अलग अलग जिलों में जिला साक्षरता समिति बन गई थी। यहाँ पे कुछ और लोग भी रुचि ले रहे थे। नेहरू युवा केंद्र रुचि ले रहा था। नारायण सिंह मास्टर जो थे, जो सांसद रहे, जाट कॉलेज के प्रधान थे, उनकी भी रुचि थी प्रोजेक्ट लेने की। अच्छा। उसी कॉलेज में ध्यान भी था, वो टकराव भी हुआ वहाँ। लेकिन यहाँ जो डीसी था संदीप ढिल्लो सरदार जी थे, उनकी रुचि बीजीवीएस के लोगों में थी। वो जानते थे भाई ये लोग चला सकते हैं, ये लोग ठीक ऑनेस्ट है, इनका अनुभव है, इनके ऊपर तक नीचे तक इनका तालमेल भी है, अनुभवी लोग है केरल वाले, वो सब इनको मदद भी करेंगे। तो उनकी रुचि हमारे साथ थी, इसलिए फिर जेडएसएस को प्रोजेक्ट मिल गया। अच्छा, तो ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल बाद में आए हैं। फिर वो जो टीम बनानी थी जिले की, उसमें फिर सुरेंद्र दलाल की भी जरूरत थी। हालांकि सुरेंद्र दलाल का परिचय तो पहले से ही था, एसएफआई के भी यहाँ के थे, वो नंदगढ़ के पैसे की सार के नेता थे, लेकिन काम तो उनका जींद में था, तो उनकी रुचि थी। हालांकि सुरेंद्र दलाल ने कोड ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, कोड ज्वाइन कर लिया। हाँ, पीएचडी करने के बाद फिर वो कोड से छोड़ आए थे, रिजाइन देकर लिटरेसी में आ गए। और लिटरेसी के अंदर फिर काम करते करते इसी दौरान उनका सिलेक्शन भी हो गया था एडीओ में। अच्छा। फिर हमने उनको रिलीव करा लिया था। पहले उन्होंने अमरगढ़ ज्वाइन किया, फिर रिलीव कर। ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट था जिस दौर में? ये सारा ही 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1.5 करोड़ में हमने 5 साल। अच्छा जी, बिल्कुल हर डोर तक चले गए हम। अच्छा। और अब ये 20 करोड़ का बजट आ रहा है इस अस्पताल का। अच्छा, 1.5 करोड़ का पूरा जिला का बजट था ये। और ये 1 करोड़ का बजट, उसमें आपने मतलब उनको ऑल ग्राउंड लेवल पर काम किया। मिनिमम पैसा था सरकार का, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत था लिटरेसी में। अच्छा। खाना लोग खिलाते थे, जो वॉल राइटिंग थी अपना पेंट लाकर खुद लोग करते थे, सब तरह का काम लोगों ने किया। मतलब व्यापक जन भागीदारी, बिल्कुल बड़ी भागीदारी। आजादी के आंदोलन के बाद कोई बड़ा मूवमेंट है तो लिटरेसी मूवमेंट है, जिसमें 1.5 करोड़ लोग जो है वॉलंटरी की तरह शामिल है, वॉलंटियर की तरह 1.5 करोड़। कितनी बड़ी आबादी, और वो उससे 10 गुना लगा लो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग शामिल।
अच्छा, बहुत बड़ी। बहुत अच्छा, एक और, आप जब गांव में गए साक्षरता अभियान को लेकर और लोगों के बीच में रिसीव करे, तो उस दौरान आपका जो सबसे बड़ी अचीवमेंट आज आप देखते हो, एक समीक्षा करते, क्या रही जी? मतलब उसका क्या फलक असर पड़ा हमारा दिमाग में शुरू में क्या थी कि जो गांव में जाएंगे हम शुरू में, कि ऐसे जो डोमिनेंस लोग हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत है, हमें ये लगता था। मतलब गांव के जो ठुड़ेदार या चौधरी जो है, चौधरी हाँ, के सरपंच है, ऐसे लोग, उनसे प्रभावशाली हमने लोग हैं। संपर्क किया और वो गांव के मेन चौक में हमने प्रोग्राम किए। लेकिन बाद में जब अभियान चला तो वो लोग दिखाई नहीं दिए, जो ऐसे बिल्कुल वंचित लोग थे, गांव से बाहर आबादी थी या महिलाएं थी, सभी सी तबकों के की, लोग थे, वो आए शामिल हो। उनको जरूरत थी, उनकी जरूरत थी और यूथ बड़ी संख्या में आया। अच्छा। यूथ उनसे भी आया जो ऐसे खाते पीते परिवारों से भी, जो जो थोड़ा सा ऐसा आदर्श था जिसके दिमाग में, वो आया यूथ से। अच्छा, जो साक्षरता था आंदोलन था, कुल मिलाकर एक बड़े समाज सुधार आंदोलन की परियोजना की तरह था ये। बिल्कुल, क्योंकि वो साक्षरता का जो पर्सपेक्टिव लिखा गया था वो प्रोग्रेसिव लोगों ने लिखा था, विशेषकर केरल का जो मूवमेंट था, KSSP, केरल साहित्य परिषद, उसका इतिहास है 50 साल का, वो तो पहले से ही चल रहा था और उसने वैसा ठोस काम किया था केरल के अंदर। उनका पहला ही निर्णय आया था KSSP बनने के बाद कि विज्ञान जो है उसको मलयालम में लिखेंगे सारे विज्ञान को। अच्छा, बहुत बड़ी बात उसका क्या आम आदमी समझ पाए, उसकी बैकग्राउंड थी, तो उसकी वजह से जो पर्सपेक्टिव लिखा गया। और दूसरा ये भी था कि जो राष्ट्रपति थे उस टाइम, राष्ट्रपति बाद में बने के आर नारायण, उस टाइम वो मानव संसाधन मंत्री थे, उनकी भी सपोर्ट थी, वो केरल से ही आए थे। क्या वो बिल्कुल वैसे उस स्कूल से, दलित स्कूल से पढ़ के आए थे, तो उनकी भी दृष्टि से विजन था, उनका, तीन राष्ट्रपति भी रहे हो। बिल्कुल, तो उनका विजन था। जो सरकार की तरफ से जिस DG को लगाया गया शुरू में, सुदीप बनर्जी, वो भी एक तरह से बहुत मतलब ऐसे प्रगतिशील व्यक्ति थे और बहुत रुचि लेने वाले थे। था सरकार आदेश देगी तब कुछ करना है, तो ये एक तरह से ऐसा गठजोड़ सा बन गया। उसका जो पर्सपेक्टिव लिखा गया उसके अंदर ये चीजें थी भाई, लिटरेसी का मतलब केवल कह के सीखना नहीं है, समाज के अंदर बदहाली क्यों है उसको समझ के उसका निवारण कैसे हो सकता है, इस पे काम करना लिटरेसी है। तो उसके पर्सपेक्टिव की वजह से फिर वो अलग तस्वीर बनी। अच्छा, जो यहाँ का जो एक प्रकार का खाता पीता तबका था, शिक्षित वर्ग थे, अपर मिडिल क्लास थे या प्रशासनिक थे, उन लोगों ने किस ढंग से देखा जब आप गांव में गए? लोगों में क्या चर्चाएं थी भाई? उसमें बहुत थोड़ा तबका बचा बाद में विरोध करने वाला, शुरू में ज्यादा था, लेकिन जब उसका मास अभियान बढ़ने लगा, वो फिर वो कल्चरल मूवमेंट और वो धीरे धीरे साइलेंट हो गया फिर। अच्छा, मतलब स्पोर्ट में भी नहीं आया एक हिस्सा, वो साइलेंट हो गया उस दबाव से। लेकिन एक हिस्सा स्पोर्ट में भी आया, मध्यम क्लास से भी, कुछ प्रोग्रेसिव लोग, कुछ प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, वो स्पोर्ट में भी आए, कुछ अधिकारी भी थे जो क्लास देखने जाते थे हमारे साथ। हरियाणा के समाज के जनजीवन पे क्या असर महसूस करते हो जी आप इस पूरी जद्दोजहद और मुहिम का? देखो, हम ये मानते हैं कि तो लिटरेसी का तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा में देखते हैं आप, जो उस टाइम स्कूल का जो एनरोलमेंट था वो जितना उस टाइम बढ़ा था इतना कभी नहीं बढ़ा। मतलब सरकारी स्कूलों में जो बच्चों के दाखिले पेरेंट्स के दिमाग में आएगा हम तो पढ़ नहीं पाए लेकिन हमारे बच्चे जरूर पढ़ पाए, मतलब शिक्षा को एजेंडा स्थापित हुआ माँ बाप की नजरों में, पैदा किया। दूसरा, ये जो हरियाणा में दारूबंदी हुई बाद में, इसके पीछे लिटरेसी का बड़ा रोल था। मतलब एक तो शराब के खिलाफ और एक शिक्षा के प्रति जागरूकता, नशे के खिलाफ और इसके खिलाफ, और अंधविश्वास भी जो था उसको पे भी काफी चोट थी लिटरेसी। अच्छा, एक और बताते थे, जैसे आप लड़कियों की शिक्षा का एजेंडे का भी रोल बड़ा खुला ज्यादा इसमें। उससे पहले लड़कियों की संख्या बहुत कम होती थी गांव में पढ़ने वालों की, अब बराबर से भी आगे निकल गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक वैज्ञानिक चेतना का बिल्कुल ये एक बड़ा आधार दिया। जैसे फिर आपका रूपांतरण जो हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का हुआ, जैसे 95 से लेकर अब तक भी आज आप काम कर रहे हो एक उसके संस्था के तौर पर, इस संस्था को अंदर आप क्या महसूस करते हो जी काम करते हुए, या जो आपका अनुभव क्या है जो लोगों के बीच में आप ज्ञान विज्ञान की एक अप्रोच, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव लेके गए आप? असल में क्या हुआ, हमारे साथ यहाँ जो शुरू में जो नेशनल लेवल पर ज्ञान विज्ञान मूवमेंट बना 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद, तो पहली संस्था हरियाणा बनी थी, हरियाणा विज्ञान मंच। हरियाणा विज्ञान मंच के अंदर डॉक्टर थे, कुछ प्रोफेसर थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ इंजीनियर थे, इस तरह के लोग थे, गिने चुने हरियाणा के। मास प्रभाव नहीं था उसका, लेकिन विज्ञान मंच ने एक काम जो हाथ में लिया वो उसकी कल्पना नहीं थी कि उसका क्या प्रभाव जाएगा। उन्होंने खेल खेल में शिक्षा कैसे हो विज्ञान की, इस पर एक्सपेरिमेंट किया हरियाणा विज्ञान मंच ने, और इस बात के लिए उसको 1992 में अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड।
तो उसने हमें अवसर दिया बच्चों के बीच में जाने का, स्कूलों में जाने का। एक तो ये हमारी अचीवमेंट थी काम की। दूसरा बीजीवीएस बनी थी केवल लिटरेसी के लिए। तो ये दो संस्थाएं थी हमारे पास। जब लिटरेसी के प्रोजेक्ट समाप्ति की ओर थे तब बार बार ये दिमाग मारा था भाई ये प्रोजेक्ट तो बंद हो जाएंगे, सब परियोजनाओं में तो जनता की समस्याओं को एड्रेस करना एक सीमा है उसकी, तो आगे क्या करेंगे? जितने लोग संपर्क में आए इनके जो सवाल है, ये जो हमारे से उम्मीद करते हैं, उसका क्या हो? तब पूरे मोमेंट के लोगों ने बैठ के पूरी एक्सरसाइज की इस पे, और ये समझ बनी कि एक आत्मनिर्भर ऐसा संगठन जो बिना परियोजना के जन सहयोग से काम करे। तो फिर ज्ञान विज्ञान समिति की कल्पना उभर के आई। समाज सुधार का पूरा एजेंडा, हरियाणा को जानने का काम, लोगों के बीच में किस तरह से काम करना है, इसका पर्सपेक्टिव लिखते हुए बहुत मेहनत की है लोगों ने, बहुत ज्यादा। पूरी पूरी रात एक एक पैरे के ऊपर खपाया, तब इसका पर्सपेक्टिव लिखा गया। फिर बाद में इसका विस्तार हुआ, 99 के जत्थे चले। ये आपने एक प्रकार का जो हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का वैचारिक घोषणा पत्र कह लो, परिप्रेक्ष्य बनने की प्रक्रिया बताई। लेकिन मैं थोड़ा है ये महसूस कर रहा था आपकी बात सुनो। देखो आप की जैसे जो लोग उनके पूरी जवानी लग गई इन मूवमेंटों में, इसके बावजूद भी आप देखो ना हरियाणा का जो समाज की जो स्थिति है, आप देखो आज बड़े पैमाने पर कावड़ का सवाल है, या आप देखो ना आज अंधविश्वास नई शक्ल मारे हैं पढ़े लिखे लोगों में भी। और दूसरी तरफ आप देखोगे हरियाणवी समाज खड़ा कहाँ हुआ, जैसे पूरी दुनिया के पैमाने पर देखोगे जहां सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई उनमें एक हरियाणा हो गया, या सरोखा पंचायतों में ऑनर किलिंग का सवाल है, या मध्ययुगीन पिछड़ापन यहाँ जैसे आप एक बड़ा खतरनाक कॉकटेल है, आप सुविधाएं तो आज मॉडर्न साइंस की इस्तेमाल करोगे, वैचारिक रूप से पिछड़ापन, या आप देखो कास्ट के सवाल पर जो भयानक एक प्रकार का वैचारिक प्रदूषण है। तो ये जो एक सोसाइटी का आप यूं नहीं देखते जी कई बार जो जितना बड़ा मूवमेंट और असर होना चाहिए था ना या समाज के, तो वो खड़ी नहीं हो पाई गाँव में ढांचे। हमने जो अपने जो हमारा विमर्श है उसके अंदर जो हमने जो महसूस किया कि हरियाणा का जो समाज है, ये जो 1857 में जिस तरह से भूमिका थी इनकी, तो उस टाइम जितना वो दमन हुआ है, उस दमन से आजादी के आंदोलन तक उभर नहीं पाया हरियाणा। हालांकि पंजाब का हिस्सा था, ज्वाइंट था पंजाब उस टाइम। पंजाब में देखो कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। इस इलाके में सीमित नाम है, कोई लाजपत राय का नाम, श्री राम शर्मा का नाम, पांच चार नाम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई बड़ा एक हिस्सा जो मतलब राजाओं के था उन्होंने भी उभरने नहीं दिया, वो अंग्रेज के साथ पटियाला और जींद, वो उस तरह से समाज सुधार का असर, प्रगतिशील आंदोलन का असर यहाँ पे नहीं रहा। और फिर हरित क्रांति आई, जो उसमें मौका मिल गया इनको थोड़ा विकास करने का। आर्थिक छलांग तो लगा दी, पंजाब के साथ आर्थिक छलांग तो लगा दी, सामाजिक विकास हुआ नहीं। तो ये सीमा बनी रही इसकी। लेकिन लिटरेसी में जो प्रयास किया गया उसका असर एक दौर में दिखाई दिया कुछ टाइम तक है। लेकिन बाद में जब ये जो सत्ता पे इस तरह के लोग बैठ गए जिनके हाथ में सारी पावर है, मीडिया भी, शिक्षा भी, मतलब सब कुछ उनके हाथ में है, तो उसने तो बाकायदा डंडा ही ले लिया है। तो उसका तो देखो असर रहना था। सत्ता का जो विचार है वो हमेशा डोमिनेंस करता है, उस विचार ने एक तरह से काम किया है। हालांकि उस विचार पर थोड़ा सा ये जो पीछे किसान आंदोलन चला थोड़ा अटैक हुआ है, कॉर्पोरेट के साथ उनकी मिली भगत, ये चीजें उजागर हुई, नहीं तो आम आदमी कहाँ समझता था इन चीजों को। मैं तो इस तरह के संगठित प्रयास जिस तरह से किसान आंदोलन में हुए किए जाए तो इसको फाइट की जा सकती है। मैं एक चीज और महसूस करता हूँ जी कई बार, जो हरियाणा के अंदर समाज सुधार आंदोलन की उपलब्धि है ज्ञान विज्ञान मूवमेंट की, ये हरियाणवी समाज का जनतांत्रिकरण की एक प्रक्रिया की उपलब्धि है भाई। ये मतलब टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, लोग मिल बैठ के एक आपसी बातचीत से फैसले ले, कोई एक चौधरी ना हो फैसला करने वाला। और वामपंथी आंदोलन के अंदर भी जनतांत्रिक स्वरूप देने में इसका एक मूवमेंट का असर है, क्योंकि जो लोग इसमें लिटरेसी के अंदर निकल कर आए वो बाद में जैसे आप देखोगे कोई मजदूरों का नेता बना, कोई किसानों का, कोई कर्मचारियों का, ये जो एक जनतांत्रिकरण की प्रक्रियाएं निकल के आई खासकर, इसका बड़ा रोल है। और जैसे कोई इंटरकास्ट मैरिज के सवाल आपने खड़े करे, यहाँ पर दहेज के खिलाफ चुनौतियां दी गई, ये है। अच्छा एक दो बात और करना चाहते, जैसे आपने आपका जो एक लंबा चौड़ा खासकर मतलब ये कह सकते हैं कि 30-35 साल से लंबा सार्वजनिक जीवन है, 40 साल लगा लो, 40 साल का, 85 साल तक, 40 साल हो गया आपको काम करते हुए, और 2 पीढ़ियां होगी, आपने 2 पीढ़ी भी देखी होंगी, 2 पीढ़ी आपके बाद जवान होगी। तो इन परिस्थितियों में जैसे इतना लंबा चलना भी एक बड़ी बात है इस लाइन पर, क्योंकि जीवन में निराशाएं भी आती हैं, पश्चिमती भी आती है, मूवमेंट कई बार आगे नहीं बढ़ते, कई बार दूसरे कारण भी होते हैं। तो आप भी आज भी लगातार मोर्चे पर मतलब डटे हुए हो।
इसकी जो आपके अंदर ऊर्जा है, इसकी प्रेरणा है या ये हौसला, इसका क्या है, इसका केंद्र जी, सोर्स क्या है इसका? देखो, जिन लोगों से हमें शुरू में प्रेरणा मिली, जैसे भगत सिंह के नाम पर हमने लाइब्रेरी बनाई, तो इन लोगों का जीवन था, उसके आगे तो हमारा कुछ भी कुर्बानी नहीं है। बिल्कुल जी। तो जब भी कभी निराशा आती है, इनको पढ़ते हैं तो वो निराशा दूर हो जाती है। जो अपने शहीदों के आदर्श थे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमारे से ज्यादा यातनाएं झेल ली है, ज्यादा असुविधा में उन्होंने काम किया है, तो हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध थी, हमारे लिए तो बहुत संसाधन भी उपलब्ध थे। अब तो ऑफिस भी हैं, रहने के लिए ठिकाने हैं, मीटिंग करने के लिए वाहन भी हैं जाने के लिए, इनके पास तो कोई भी सुविधा नहीं थी। तो इसलिए कभी निराशा नहीं आई। हाँ, मूवमेंट में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन उनको डील किया है इस तरह से नहीं भाई रूस के को घर बैठ गए हो कभी भी, तो इसलिए निराशा, निरंतर गतिशीलता बनी रही। अच्छा, इसमें एक दो बात और, जैसे आप आज का जो भविष्य की जो स्थिति है, आज आपके पास तो पूरा एक मूल्यांकन है समाज की आज दशा और दिशा का, आप भविष्य में क्या देखते हो भाई? जो ज्ञान विज्ञान आंदोलन की गाड़ी आप यहाँ तक लेके आए हैं, आगे जो चुनौतियां हैं या जो जिस तरह का समाज है, उसके प्रति आपका क्या कहना है? भविष्य की जो दिशा है। देखो, हमें ये लगता है कि बहुत चीजें जो एक दौर में ये लगता था भाई रुकी हुई है, अभी उनकी एक गति बनी। हमने कुछ टाइम से साइंटिफिक टाइम पर एक अभियान शुरू किया, जहां ये कहते थे भाई आरएसएस बिना कोई संस्था नहीं स्कूल में जा सकती, इनकी परमिशन बिना। तो हजारों स्कूल जो हैं हमारे लिए उपलब्ध हैं, वो बच्चों से हम लगातार डायलॉग कर रहे हैं, उनके बीच में किताबें ले जा रहे हैं, मिराकल के प्रोग्राम ले जा रहे हैं, तो स्कोप तो है। तो उसमें टाइम लगाने की जरूरत है, ज्यादा जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही। ऐसी निराशा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब जहां भी प्रयास करते हैं उसके परिणाम मिलते हैं। इतने लोग कलाकार के तौर पे निकल के आए, ये को उनको हमने कुछ दिया है, विचार के थ्रू आए सब लोग। एक दो बात, आप जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े, आप खुद के जीवन पर इस आंदोलन का क्या असर महसूस करते हो जी? जो आज आपका जीवन आपने जिया है, आज भी चल रहे हो आप, अब तो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जी। मतलब आंदोलन की वजह से ही हम तो समझते हैं कि जो कुछ है आज, जितना विकास, दिमागी विकास या समाज में जो पहचान बनी, वो आंदोलन की देन है। नहीं तो व्यक्ति तो फिर व्यक्ति है, आंदोलन को माइनस कर दें तो हम कुछ नहीं है। आंदोलन पहचान दे, बिल्कुल आंदोलन की वजह से, और उसमें जो हमारी परिवार में भी, समाज में भी, रिश्तेदारी में भी जो पहचान बनी है, वो एक अलग विचार के व्यक्ति की तरह है। आंदोलन नहीं, इस समय आपने बहुत से खतरे भी उठाने पड़े होंगे जी, जैसे हमले भी हुए, एक बार आप बताते थे आपका कुछ गुंडा तत्वों ने हमला भी कराया विचारधारा और संगठन के कारण, और जान की बाजी भी लानी पड़ी, खतरे भी उठाने पड़े जी। वो तो होता है, देखो जो विरोधी विचार है वो कोशिश करता है रोकने की। मतलब मुझे कोई इस तरह का अफसोस नहीं है कि कुछ जो ऐसी घटना हुई है वो होती है, उसमें कोई ऐसी बात सोचने की है नहीं, बनी होगी। आर्थिक तौर पे भी मतलब जैसे नुकसान हुआ, यहाँ मेरा मकान था हाउसिंग बोर्ड में, वो सेल करना पड़ा। हाँ, बताओ। लेकिन उसका तो पॉजिटिव पक्ष भी हुआ कि मेरे लिए ये मूवमेंट ने जगह भी उपलब्ध करा रखी है। सही बात है जी, ये भी है। तो मतलब इसलिए अफसोस भी नहीं, मकान भी क्या भी। तो सोसाइटी में जो काम करता है तो उसकी वो सोसाइटी उसकी जिम्मेवारी लेती है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, कोई संदेश देना चाहो जी आज के जो युवा हैं इनको, जो नए लोग संगठन में आ रहे हैं, या जो समाज को आप कोई मैसेज के तौर पर कोई बात कहना चाहो जी? देखो, युवाओं के लिए तो यही है भाई, शॉर्टकट ना अपनाओ कोई भी। अच्छा, जो यूं सोचता है ना भाई मैं शॉर्टकट में सब कुछ हो जाएगा, प्रोसेस है, बदलाव और इनकलाब की लड़ाई के प्रोसेस है, उसका पूरा प्रोसेस अपनाओ, वैचारिक तौर पर अपने वो तैयार करो और अपनी सही दिशा रखो तो जरूर सफलता मिलेगी। और समाज जो है झटके लगते हैं, कोई यूं नहीं है कि सीधा जिस तरह से वो इको नहीं करते हैं, वो ऐसे ऐसे आती है वह जब ये ईसीजी करवाते हैं। हाँ। तो समाज तो ऐसे ही चलता है, सीधी रेखा में नहीं चलता, लेकिन समाज आगे ही जाएगा, ऐसी कोई बात आपका हौसला होना चाहिए पूरा। अच्छा, कोई और बात कहना चाहते हो जी आप? जैसे बस यही है, आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ी में दो चीजों का भी असर पड़ रहा है, जो जिसमें मूवमेंट का विकास नहीं हो पा रहा है। एक तो पढ़ाई कम होगी, अच्छा, अध्ययन कम हो गया, मोबाइल आने से अध्ययन कम हो गया, अध्ययनशील प्रवृत्ति नहीं, ये नहीं रही। दूसरा जो है करियर का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। करियर, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब की वो प्रयास नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो शॉर्टकट अपनाते हैं करियर के लिए।
वो अपन देख भी रहे, डंकीर, ये सारी चीजें। मतलब थोड़े इन मनी दोनों ओरिएंटेड स्पीडली पैसा बिल्कुल, चाहते हैं दोनों चीजों से बचना चाहिए। करियर के लिए भी प्रयास करो, लेकिन प्रोसेस अपनाओ, तैयारी करो, आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, और जो है अध्ययन करो, ये ना दोनों अपना एक चीजें। जीवन मूल्यों का जो सच्चाई, ईमानदारी, त्याग पे कई बार तो आम जसदा भी नहीं भाई, इस तरह के लोग जी भी रहे होंगे जो एक प्रकार के आज का भागम भागर जो बाजार ने तय कर दिया, हाँ नहीं वो जो बिल्कुल पैसे ले आओ किसी भी तरीके से बिल्कुल। इस दौर में। चलो हम दुआ करते हैं जी आपका स्वास्थ्य बना रहो है, लगातार फिर भी आपसे मिलेंगे। और सभी दर्शकों से भी अपील है कि वो इस पर कमेंट जरूर करें, और देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।